हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 4 यूनिट 2 प्रशासनिक चिंतन पार्ट 4। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में, यानी मैक्स वेबर ने क्या लिखा है, नौकरशाही के बारे में बताया है। प्रख्यात सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक विचारक मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के बर्लिन प्रांत में एरफुर्ट नामक स्थान पर हुआ था। वेबर के पिता बॉरमार्क के शासनकाल में उदारवादी दल के सांसद भी रहे। प्रतिभा संपन्न मैक्स वेबर ने 13 साल से ही ऐतिहासिक लेख लिखने शुरू कर दिए, जिसमें वो विरागिल, होमर, सिसरो, लीबी तथा हेरोडोटस जैसे विचारकों का उल्लेख करते थे। स्कूली शिक्षा के बाद वेबर ने 1882 ईस्वी में हाइलबर्ग विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश लिया और 1886 ईस्वी में उन्होंने विधि में विश्वविद्यालय उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात वेबर ने बर्लिन की अदालतों में कनिष्ठ बैरिस्टर का काम करने की शुरुआत की। इसके बाद जीवन में बदलाव लाने के लिए सेना में भर्ती हुए। इसके पश्चात वेबर ने कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य भी किया। धर्म, कानून, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन पर समान रूप से लिखने वाले महान विचारक मैक्स वेबर का नाम लेते ही मनोमस्तिष्क में नौकरशाही की कल्पना उभर आती है। किंग्सले डेविस का विचार है कि समाजशास्त्र में जो भी अनुसंधान साहित्य है, उसका 3/4 भाग वेबर के विचारों से प्रभावित है। ऐसा माना जाता है कि अर्थशास्त्र में जो स्थान मार्शल एवं किंग्स का है, भौतिक शास्त्र में जो स्थान न्यूटन एवं आइंस्टाइन का है, मानव शास्त्र में जो स्थान मैक्लिनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन का है, वैसा ही स्थान मैक्स वेबर को प्राप्त है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श रूप तो प्रस्तुत किया ही है, और सत्ता, आदर्श रूप, सामाजिक क्रिया, पद्धति शास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र एवं सामाजिक वर्ग तथा प्रख्याति के बारे में मैक्स वेबर का लेखन गहनता एवं व्यापकता से परिपूर्ण है। एक विद्वान के रूप में उनका चिंतन विज्ञान एवं व्यवसाय पर लिखे हुए निबंध में मिलता है। वेबर का योगदान। प्रख्यात विचारक मैक्स वेबर का योगदान समस्त सामाजिक विज्ञानों के लिए अमूल्य है। वेबर का सामाजिक क्रिया, धर्म का समाजशास्त्र, पद्धति शास्त्र एवं सामाजिक स्थिरीकरण के विचारों में जितना योगदान समाजशास्त्र में है, उतना योगदान अर्थशास्त्र के लिए पूंजीवादी की व्याख्या में है। वेबर की आदर्श प्रारूप की अवधारणा सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए बराबर उपयोगी है। नौकरशाही तथा सत्ता पर उनके मॉडल को प्रशासनिक चिंतक अद्भुत करार देते हैं। वेबर की प्राधिकार संबंधी अवधारणा। मैक्स वेबर शक्ति को एक नकारात्मक अवधारणा मानते हैं और उसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रतिरोध के बावजूद कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को लागू करने में सफल हो सकता है तो वह शक्ति है। वहीं पर प्राधिकार की परिभाषा करते हुए वेबर ने कहा कि प्राधिकार आदेश की विधिवत्ता में विश्वास व दायित्व बोध से है, अर्थात शक्ति का वैध रूप ही प्राधिकार है। इन्होंने सभी प्रकार के प्रशासनों को प्रभुत्व कहा है, अर्थात प्रशासन का अर्थ प्राधिकार का उपयोग करना है। इन्होंने प्राधिकार को 3 वर्गों में बांटा है। फर्स्ट पॉइंट है परंपरागत प्राधिकार। यह परंपराओं तथा वांशिक अधिकारों पर प्रयुक्त होता है। यहाँ प्रशासक के आदेश परंपराओं की स्वीकृति से वैधानिकता प्राप्त करते हैं। यहाँ का प्रशासनिक तंत्र पैतृक या
सामंती होगा और यहाँ के प्रशासनिक तंत्र की प्रकृति अतार्किक होती है, क्योंकि यहाँ तकनीकी विशेषता, औपचारिकता, नियम एवं कानून का अभाव रहता है। इसी प्रकार के प्राधिकार के शासक को मालिक अथवा स्वामी कहते हैं। उदाहरण के लिए गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था। सेकंड है चमत्कारिक प्राधिकार। इसमें व्यक्ति विशेष अति विशिष्ट गुणों, व्यक्तिगत गुणवत्ता जो विशिष्ट और अपवादपूर्ण हो, दैवीय गुणों या असाधारण गुणों से युक्त होता है, करिश्माई प्राधिकार से अलग से प्रशासनिक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रशासनिक तंत्र की प्रकृति की आंतरिक होती है, साथ ही इसकी अन्य प्रमुख विशेषता अस्थायित्व होती है, अर्थात जब नेता मारता है अथवा उनके गुणों जब नेता मरती है अथवा उनके गुणों का पतन होता है तो उसके साथ ही प्राधिकार समाप्त हो जाता है। इसलिए मैक्स वेबर चमत्कारिक प्राधिकार के संस्थाई तथा नियमीकरण करने पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफजई। थर्ड पॉइंट है विधिक तार्किक प्राधिकार। यह वह अधिकार है जो विधि या कानूनों से वैधता प्राप्त करता है और ये प्राधिकार आधुनिक समाजों में पाया जाता है। यहाँ तार्किक से आशय है कि प्रत्येक तंत्र का प्रारूप विशिष्ट विधि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होता है। वहीं विधिक से तात्पर्य है कि प्राधिकार का इस्तेमाल नियम एवं प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। इसमें आदेशों का पालन निर्वैयक्तिक व वस्तुनिष्ठ के तौर पर होता है। यहाँ का प्रशासन तंत्र नौकरशाही और प्रशासन तंत्र की प्रकृति दक्ष एवं तार्किक है। उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि। वेबर का नौकरशाही मॉडल। मैक्स वेबर एक प्रमुख समाजशास्त्रीय विचारक है जिन्होंने नौकरशाही पर संवैधानिक व्यवस्थित अध्ययन किया। वह नौकरशाही को एक सामाजिक घटना मानते हैं और यह विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि समाज में सत्ता का प्रतिष्ठान कहाँ पर है और कुछ लोग आदेश क्यों देते हैं और कुछ उनका पालन क्यों करते हैं। उनके नौकरशाही संबंधी विचारधारा का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक सभ्यता का विश्लेषण करना था। वेबर ने एक आदर्श प्रकार की नौकरशाही का मानसिक चित्रण प्रस्तुत किया जो उनके अनुभवों पर आधारित थी। यह आदर्श प्रारूप नौकरशाही का मानसिक चित्रण कहीं प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं। मैक्स वेबर कहते हैं कि नौकरशाही एक सार्वभौमिक परिघटना है। इसके मानने के पीछे ये आधार था कि मानवीय सहयोग एक सीमा से परे चले जाते हैं अथवा संगठन का आकार बड़ा हो जाता है तो श्रम विभाजन की आवश्यकता बढ़ती है और धीरे धीरे नौकरशाही की सभी विशेषताएं आने लगती है। उपरोक्त अवधारणा चाहे निजी हो अथवा सार्वजनिक, ये सभी जगह लागू होती है। नौकरशाही एक विश्वव्यापी अवधारणा है जो फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से बनी है, जिसका फ्रांसीसी शब्द डेस्क या मेज होता है तथा क्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कैरेंटेन से हुई है, जिसका तात्पर्य मजबूत होना है। इस तरह ब्यूरोक्रेसी का मतलब डेस्क सरकार से है। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विंसेंट डी गॉर्ने ने 1745 ईस्वी में किया और नौकरशाही की असफलता को देखते हुए कहा कि फ्रांस में ब्यूरोमोनिया, सरकारी कार्मिक को कार्य न करने की बीमारी हो गई है। जर्मन में इस शब्द को ब्यूरोक्रेटिक तथा इतालवी में नियोलोजम नाम दिया है, अतः इसकी विश्वव्यापकता के कारण इसे थॉमस क्लाइव द्वारा महाद्वीपीय जंजाल कहा गया है। किसे? नौकरशाही को। पीटर एम स्लाउट के अनुसार कोई भी ऐसा संगठन जो बहुत बड़े आधार पर प्रशासनिक कार्यों को क्रमबद्ध रूप से संचालित करने के लिए बहुत से व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता है, नौकरशाही कहलाता है।
वेबर ने नौकरशाही के दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट है नौकरशाही एक संगठन के रूप में। वेबर के अनुसार नौकरशाही स्वयं एक संगठनात्मक ढांचे में कार्य करती है क्योंकि इसमें संगठन के सभी लक्षण मौजूद है। सेकंड है नौकरशाही एक वैध प्राधिकार के रूप में। वेबर के अनुसार नौकरशाही एक वैध कानूनी शक्ति प्राप्त अधिकार है जिसे लोग इसकी कानूनी तार्किकता स्थिति को देखकर स्वीकारते हैं। विधि सम्मत युक्ति मूलक नौकरशाही की विशेषताएं। मैक्स वेबर द्वारा वर्णित विधि सम्मत युक्ति मूलक नौकरशाही के मॉडल में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट है सरकारी कामकाज अविच्छिन्न नियमित और आधार पर संचालित किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस रेगुलेटेड आधार पर संचालित किया जाता है। सेकंड पॉइंट है प्रशासनिक एजेंसी अनुबंध नियमों के अनुसार कार्य करती है और इसका 3 सहसंबंध विशेषताओं के द्वारा विभेद किया जाता है। कैसे? इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक अधिकारी की शक्तियों और कार्यों को अवैयक्तिक मानदंड के अनुसार परिभाषित किया जाता है। सेकंड है अधिकारी को अपना उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए उपयुक्त प्राधिकार दिए जाते हैं। थर्ड है उसके अधिकार पर अनिवार्यताओं के उपायों को सही अर्थ में सीमित किया जाता है। ये अनिवार्यता के उपाय वास्तव में सीमित है और जिन शर्तों के अधीन उसके रोजगार वैध है उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। थर्ड पॉइंट है प्रत्येक अधिकारी एवं प्रत्येक कार्यालय प्राधिकार के अनुक्रम का भाग है। उच्च अधिकारी या कार्यालय पर्यवेक्षण और निम्न अधिकारियों और कार्मिकों को अपील करने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारियों के पास ड्यूटियों करने के लिए अपने स्वयं के आवश्यक संसाधन नहीं होते किंतु वे सरकारी संसाधनों के प्रयोग के लिए उत्तरदायी है। सरकारी कार्य और निजी कार्य सरकारी राजस्व व निजी आय को वस्तुतः पृथक किया जाता है, यानी दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यालय को निजी संपत्ति के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। कोई भी ऑफिस की कोई भी चीज़ है वो क्या है अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ली जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन निजी प्रलेखों के आधार पर संचालित किया जाता है। मैक्स वेबर के अधिकारी वर्ग की विशेषताएं क्या है? मैक्स वेबर ने नौकरशाही के अपने मॉडल के भाग के रूप में अधिकारियों की विशेषताओं पर भी विस्तार से चर्चा की है जो निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है इसका स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, वे केवल अपने कार्यालयों की अवैयक्तिक ड्यूटियों का पालन करते हैं। सेकंड है वे संविदा के आधार पर सरकारी पद पर नियुक्ति किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है अधिकारी अवैयक्तिक नियमों के अनुसार प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करता है और उसकी निष्ठा उसकी सरकारी ड्यूटियों के विश्वसनीय निष्पादन द्वारा व्यक्त की जाती है। फोर्थ पॉइंट है उसकी नियुक्ति और कार्य नियोजन उसकी व्यावसायिक योग्यता पर निर्भर करता है। फिफ्थ पॉइंट है उसका प्रशासनिक कार्य पूर्णकालिक व्यवसाय है। सिक्स पॉइंट है उसके कार्य को नियमित वेतन और कैरियर प्रगति की संभावनाओं द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। 7 पॉइंट है अधिकारियों का स्पष्ट पदानुक्रम है और 8 पॉइंट है एक एकीकृत नियंत्रण और अनुशासिक प्रणाली के अधीन है। नौकरशाही के तत्व। जब हम प्राधिकार की उपरोक्त विशेषताएं निकट से देखते हैं तो हम नौकरशाही के वेबरियन मॉडल के कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित तत्वों की पहचान करते हैं। फर्स्ट है अवैयक्तिक आदेश, सेकंड है नियंत्रण का क्षेत्र, थर्ड है व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक उद्देश्य का पृथक्करण, फोर्थ है लिखित दस्तावेज, फिफ्थ है आजीविका की व्यवस्था, सिक्स्थ है पद के लिए योग्यता, सेवन्थ है नियम, एट्थ है पदानुक्रम, नाइन्थ है एक तंत्री प्रारूप और 10th है तथस्थता तथा अनामकता। मोहित भट्टाचार्य वेबरियन सूत्रीकरण के व्यवहारात्मक और संरचनात्मक
गुणों की एक एक समुच्चय निकाले जिसमें तार्किकता, अवैयक्तिकता, नियम, निर्देशिता, तटस्थता तथा कार्य विभाजन, पदानुक्रम, भूमिका निर्धारण, नियम की व्यवस्था शामिल है। वेबर के अनुसार नौकरशाही के उदय के कारक: तर्कवाद का विकास, सेकंड है जनसंख्या वृद्धि, थर्ड है संचार के लिए आधुनिक साधनों का विकास, फोर्थ है कठिन प्रशासनिक समस्याओं का जन्म, फिफ्थ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सिक्स्थ है लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास और सेवंथ है अर्थतंत्र का पैदा होना। नौकरशाही के ऊपर नियंत्रण: मैक्स वेबर का मानना है कि विधिक तार्किक प्राधिकार पर आधारित नौकरशाही अपनी गठन क्षमता और अनुमानकारिता के आधार पर सर्वाधिक दक्षता को प्राप्त करने में सक्षम है। वेबर का विश्वास है कि यह नौकरशाही तार्किक, कार्यकुशल, स्थायित्व और प्रभावी है। इसकी सर्वोच्चता इसके तकनीकी ज्ञान में निहित है। प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में नौकरशाही का मूल्य उसके स्वयं का ज्ञान है और उस ज्ञान पर उसका नियंत्रण है। नौकरशाही अपने इन्हीं गुणों के कारण सर्वोत्कृष्ट सत्ता के रूप में तब्दील हो जाती है तथा तीन पहलुओं में अपने आप को सिद्ध करती है। फर्स्ट है विशेष ज्ञान, सेकंड है सूचना, थर्ड है गोपनीयता। मैक्स वेबर का यह विचार है कि उसकी यही शक्ति उसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाती है कि सब कुछ नौकरशाही पर ही निर्भर हो जाता है। इसलिए मैक्स वेबर कहते हैं कि कोई भी समाज जो एक बार नौकरशाही से प्रभावित हो जाता है तो वह भूल कर भी नौकरशाही के विकल्प की तलाश नहीं करता। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का व्यापक विश्लेषण करते हुए उसके सामाजिक एवं राजनीतिक परिणामों का गहन अध्ययन किया। वह अपने अनुभवों से देखा कि शक्ति की चाहत राजनीति नेतृत्व को चुनौती दे सकती है और हानि पहुंचा सकती है। मार्टिन क्रीगियर ने वेबर की इस चिंता के पीछे दो कारण बताए। फर्स्ट है संपूर्ण समाज के नौकरशाहीकरण का डर, सेकंड है नौकरशाही के पदाधिकारियों द्वारा वास्तविक सत्ता प्राप्त कर लेने का भय जो राजनीतिक नेतृत्व को हानि पहुंचा सकता है। मैक्स वेबर को यह चिंता थी कि नौकरशाही स्वयं को इस हद तक सशक्त कर सकता है कि वह स्वयं के हितों को ही आगे बढ़ाती रहे, तो ऐसी स्थिति में नौकरशाही शीर्ष विहीन वैलियांथन का रूप ले सकती है। इसलिए वेबर मानते हैं कि प्रशासनिक गोपनीयता नौकरशाही की पहुंच के कारण वह राजनीतिक नेतृत्व को अप्रभावी बना सकती है। नौकरशाही के तंत्र: इस संदर्भ में मार्टिन एल्बो ने अपनी पुस्तक ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए वेबर द्वारा सुझाए गए 5 तंत्रों का उल्लेख किया है। फर्स्ट है सामूहिकीकरण। इसमें निर्णय में एक से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा निर्णय की क्षमता न्यूनतम हो जाती है, अर्थात यह एकाधिकार व्यवस्था का विरोधी सिद्धांत है। हालांकि इसका उन्होंने दुर्गुण भी बताया है जो निर्णय की गति तथा उत्तरदायित्व के निर्धारण में असमंजसता के रूप में सामने आता है। सेकंड है शक्तियों का पृथकीकरण। जब एक ही कार्य को 2 से अधिक व्यक्तियों तथा संस्थाओं के माध्यम से उत्तरदायित्व का विभाजन किया जाता है तो शक्तियों का संकेंद्रण होता है। इसलिए शक्तियों का पृथकीकरण उसकी निरंकुशता पर रोक लगा सकता है। हालांकि यह व्यवस्था प्राकृतिक तौर पर अस्थिर को जन्म दे सकती है। थर्ड पॉइंट है अव्यावसायिक प्रशासन। यह वह स्थिति है जिसमें सरकार प्रशासकों को कोई वेतन नहीं देती और ऐसा माहौल होता है जिसमें वे लोग अपना संसाधन लगाकर अपना कार्य करते हैं। हालांकि इस तंत्र की यह आलोचना की जाती है कि यह व्यवस्था पेशेवर व विशेषज्ञ प्रशासन की अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं उतरती, जो आधुनिक समाज की आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यह छोटे स्तर के कार्यालयों में लागू किया जा सकता है और यहाँ बुलावा पद्धति लाई जा सकती है, इसलिए इसे स्थानीय
प्रशासन एवं छोटे संगठनों में ही लागू किया जा सकता है, बड़े संगठनों में नहीं। 5th पॉइंट है प्रतिनिधित्व। इसके सदस्यों का चयन मतदान द्वारा होता है। यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है और प्रशासन पर अपने प्राधिकार का उपयोग करता है। वेबर का विश्वास है कि केवल मजबूत संसदीय प्रणाली ही नौकरशाही की कमियों को समाप्त कर सकती है, जिसमें नौकरशाह प्रत्यक्ष रूप से संसदीय समितियों के माध्यम से संसद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह होंगे। इसी के साथ ही वेबर ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा नौकरशाही को उतना ही नियंत्रण करना चाहिए जितना उचित हो, अन्यथा नौकरशाही की उत्पादकता घट जाएगी। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की आलोचना। वेबेरियन नौकरशाही की आलोचना कई क्षेत्रों में हुई है, किंतु आलोचना वेबेरियन मॉडल, उसकी युक्तता की अवधारणा, प्रशासनिक दक्षता, औपचारिकता एवं बदलती हुई परिस्थितियों में नौकरशाही की प्रासंगिकता के इर्द गिर्द घूमती है। रॉबर्ट मार्टिन एवं अन्य समाजशास्त्रियों ने ये कहते हुए वेबर की मॉडल की युक्तता पर सवाल उठाए हैं कि कुछ दुष्क्रिय परिणामों से संलिप्त है। मार्टिन कहता है कि नौकरशाही की संरचना, विशेषकर उसका पदानुक्रम एवं नियम, आसानी से परिणामों के विपरीत हो सकते हैं जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हानिकर है। मार्टिन इस बात पर जोर देता है कि नौकरशाही का अभिप्राय दक्षता है। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की आलोचना निम्न दार्शनिकों ने की। कौन कौन से ने की? फर्स्ट पॉइंट है फिलिप सेल्जनिक ने अपनी पुस्तक TVA एंड ग्राउस रूट्स में संगठन में प्रक्रियाओं का विभाजन करते हुए दिखाया कि किस प्रकार उप इकाइयाँ अपने ही लक्ष्य निर्धारित करती हैं जो समग्र रूप से संगठन के परस्पर विरोधी होते हैं अतः लक्ष्यों के विस्थापन में परिणामित होते हैं। मार्टिन एवं सेल्जनिक दोनों ने दिखाया है कि वेबर द्वारा वर्णित औपचारिक संगठन की संरचना ऐसे विवरण के रूप में अपर्याप्त है कि वेबर की नौकरशाही की इस सीमा पर नौकरशाही का व्यवहार स्पष्ट कैसे प्रकट हुआ। सेकंड पॉइंट है एल्विन गोल्डनर के अनुसार किसी भी संगठन में सेवा तथा कार्य से संबंधित नियमों की जानकारी पाकर कर्मचारी न्यूनतम अपेक्षित कार्य का मापदंड निर्धारित कर लेते हैं। इसी कारण उनकी कार्य क्षमता न्यून हो जाती है। इस आलोचना ने अधिकारों के व्यवहार पर वातावरण के प्रभाव के पक्ष में प्रचारित किया। इन्होंने नौकरशाही को कॉस्मोपॉलिटन तथा लोकल में बांटा। वेबेरियन मॉडल द्वारा इनकी उपेक्षा की गई। थर्ड पॉइंट है पीटर ब्लाउ का मानना है कि वेबर का वेबेरियन मॉडल सभी स्थानों एवं सभी समयों के प्रशासन के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। ब्लाउ के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप संगठन एवं कार्मिक दोनों परिवर्तित हो तभी कुशलता में वृद्धि हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही के आदर्श प्रारूप में कई विसंगतियां प्राप्त हैं। वेबर ने आशा की कि प्रशासनिक स्टाफ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ होगा अर्थात तथा आदेश देने के लिए भी सही दिखाई देगा। पार्सन सोचता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सदा संभव नहीं है कि उच्चतर स्तर के प्राधिकार की तुलना का व्यावसायिक कुशलताओं से सुमेल किया जाए अतः जो तत्व प्रशासन की कार्य कुशलता बढ़ाते हैं वे ही कार्य कुशलता को चुनौती देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है साइमन और बर्नार्ड ने सिद्ध किया कि प्रशासनिक दक्षता घट सकती है यदि हम वेबर की संरचनात्मक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। संगठनों में औपचारिक पद्धतियों के बदले औपचारिक संबंधों से दक्षता को बढ़ाना संभव है। आलोचकों ने नौकरशाही के आंतरिक सामंजस्य के बारे में वेबर के दावे एवं अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की उसकी क्षमता पर संदेह व्यक्त किया। गोल्डनर
जिसने वेबर के आदर्श प्रारूप का अनुभविक रूप से परीक्षण किया। आंतरिक विरोधाभास है जैसे विधा पर आधारित विशेषज्ञ के दावों एवं आज्ञाकारिता के मध्य तनाव। 6 पॉइंट है साइमन और मार्च, जिन्होंने गुलिक एवं उर्विक की भांति वेबर को क्लासिकल चिंतक में शामिल किया, अनुभव किया कि उसने संगठन में मानव व्यवहार की उपेक्षा की है। संगठन की अधिकतम दक्षता केवल नौकरशाही की संरचना और उसके व्यवहार को ध्यान में रखे बिना जोर देकर प्राप्त नहीं की जा सकती। 7 पॉइंट है मिशेल क्रूजियर ने नौकरशाही के बारे में कहा कि यह अपनी गलतियों से सीख कर अपना व्यवहार सही नहीं करता। थॉर्स्टीन बैटलेन ने इसे प्रशिक्षित अक्षमता कहा है। डेवी ने इसे पेशा संबंधी साइकोसिस कहा है और विक्टर ए थॉमसन ने इसे ब्यूरोपैथोलॉजी कहा है। मैक्स वेबर की नौकरशाही की प्रासंगिकता। फर्स्ट पॉइंट है कई विद्वानों की आलोचनाओं के बावजूद नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार वर्तमान शासन प्रणाली को समझने के लिए अभी भी प्रासंगिक बने हुए हैं। अभी तक हम वेबर की नौकरशाही के लिए कोई वैकल्पिक मॉडल विकसित नहीं कर पाए हैं। वेबर का ये कथन सही है कि जब हर नौकरशाही के अभ्यस्त हो जाते हैं तब हम किसी अन्य विकल्पों को नहीं सोच सकते। यह विशाल संगठनों के प्रबंधन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। सेकंड पॉइंट है योग्यता के आधार पर अधिकारियों का चयन। प्रशासन में लिखित प्रलेख की उपयोगिता पद के क्रमानुसार यदि आदि के उसके विचारों को आज के किसी भी प्रशासन में देखा जा सकता है। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तावित एक तंत्रीय नौकरशाही निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सभी अन्य प्रकार के संगठनों के लिए श्रेयस्कर है। नौकरशाही की कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए हम केवल उसमें सुधार ला सकते हैं, परंतु उसे किसी अन्य संगठन से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, चाहे पूंजीवादी समाज हो या समाजवादी समाज हो। सभी जगह हम नौकरशाही पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह लोग जो समाज को नौकरशाही से मुक्त करने को कहते हैं नौकरशाही का व्यवहारिक विकल्प तलाश करने में विफल रहे। यहाँ तक उदारवादी और एवं निजीकरण के वर्तमान संदर्भ में भी जो न्यूनतमवादी राज्य व बल देते हैं, राज्य के कुछ कार्यों के निष्पादन के लिए नौकरशाही की आवश्यकता से नहीं बच सकते। हम नौकरशाही की सहायता के बिना सभी कल्याण व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सोच नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं संगठन एवं लोगों के अन्य प्रकार के संगठन नौकरशाही को संपूर्ण करते हैं, लेकिन वे नौकरशाही के स्थापना नहीं हो सकते हैं। विकासशील देशों के संदर्भ में लोग अपने दिन प्रतिदिन का आवश्यकताओं के लिए नौकरशाही की ओर देखते हैं, इसलिए वेबेरियन किस्म की नौकरशाही की प्रासंगिकता वर्तमान समय भी बनी हुई है, क्योंकि नौकरशाही का कोई विकल्प नहीं है। मैक्स वेबर की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? महत्वपूर्ण पुस्तकें। फर्स्ट है द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905, द रिलीजन ऑफ चाइना, कन्फ्यूजिज्म एंड फॉसिज्म 1916, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921, द सिटी 1921, एनासिएट जुडेसम 1922, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922, जनरल इकोनॉमी हिस्ट्री 1927, मैक्स वेबर ऑन द मैथोलॉजी ऑफ द सोशल साइंस 1941, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन 1927। तो ये थी मैक्स वेबर की महत्वपूर्ण पुस्तकें। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।